हेलो एवरीवन, आई एम सी अनीता पालीवाल और आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेके आई हूँ फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर। एंड उसमें भी पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज को, जिसको हम लेवरेज रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक करिए एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। तो जैसे मैंने आपसे कहा, आज के डिस्कशन में हम लीवरेज रेशियोज या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में जानेंगे। इससे पहले फाइनेंशियल रेशियो की एक और वीडियो मैंने की है जिसका नाम था लिक्विडिटी रेशियोज। तो लिक्विडिटी रेशियोज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें अंतर क्या है। देखिए, लिक्विडिटी रेशियो किसी भी कंपनी की कैपेसिटी को बताता है कि वो अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, उनको पे करने में कितना सक्षम है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने की जो कंपनी की क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार से जब हमें किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज होती हैं, लोन्स, डेट, उसको पे करने की कितनी कैपेसिटी किसी कंपनी के पास है, उसको जज करने के लिए हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज का सहारा लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में हम बेसिकली हमने रेशियोज को दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज कुछ बनाई है, और उसके बाद हमने कहा है कि कुछ रेशियोज को हम कवरेज रेशियोज के नाम से जानेंगे। तो दोनों ही जो कैटेगरीज है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की है। वन बाय वन हम सारी रेशियोज को समझेंगे जल्दी से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में हम इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो समझेंगे। और कवरेज रेशियोज में हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो या कोई और फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो को समझेंगे। तो पहले चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज की तरफ। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में देखिए, सबसे पहले आप जानिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी की अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं, ठीक है, मैं ऐसे रफ बनाती हूँ। तो बैलेंस शीट का जो एक साइड होता है उसमें हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, और दूसरी साइड में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स हमें बताते हैं कि इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर पैसा कहां से आया है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हमें बताते हैं कि इस कंपनी के अंदर जो भी पैसा आया है वो कहां पर इन्वेस्टेड है। तो कहां से आया है और कहां पर इन्वेस्टेड है वो हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। अब मैं पर्टिकुलरली अगर सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करूं, तो एक कंपनी पैसा कहां कहां से जुटा सकती है। या तो हो सकता है उसके जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो पैसा लेके आए, या कंपनी किसी बैंक से लोन ले सकती है, या किसी और थर्ड पार्टी से लोन ले सकती है। क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, जो गुड्स कंपनी को उधार पे देती है, और डिबेंचर्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंपनी पैसा लेके आती है। सोर्सेज ऑफ फंड्स उसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जो ओनर्स का पैसा होता है उसको हम इक्विटी के नाम से जानते हैं, और जो आउटसाइडर्स का पैसा होता है उसको हम डेट के नाम से जानते हैं। तो आप जब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज पढ़ेंगे तो उसमें दो टर्म्स हैं, एक है इक्विटी, इक्विटी यानी कि जो भी पैसा हमारा ओनर्स का है, और डेट यानी कि जो बाहर से हमने पैसा लिया है, उसके अंदर डिबेंचर्स, बॉन्ड, लोन्स, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं पूछूं इस पर्टिकुलर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द सोर्सेज ऑफ फंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं, कितना पार्ट इक्विटी से आया है, कितना बैंक लोन है, कितना डिबेंचर है, ये सारा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो वापस से अपनी रेशियोज की तरफ चलते हैं। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो सारी की सारी आपको इक्विटी और डेट के रेशियो के बारे में ही बात करेगी। सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो है हमारा कि कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैलेंस शीट की एक साइड में एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है, यानी कि पैसा कहां कहां पर लगा है, उसी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को हम एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स है
उसमें से कितनी एसेट्स ओनर के पैसे से, इक्विटी से फाइनेंस है, वो हमें इक्विटी रेशियो बताएगी। आप फॉर्मूला देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, यानी कि नेट एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन हमारा इक्विटी से फाइनेंस्ड है। अब आप मानिए मैं, आप एक थर्ड पार्टी है, मैं एक कंपनी हूं, मैं आपके पास आके आपसे बोलती हूँ कि मेरी कंपनी को लोन की जरूरत है, क्या आप मेरी कंपनी को लोन दे पाएंगे? तो आप बहुत सारे रेशियोज, नॉट ओनली दिस रेशियो, बहुत सारे रेशियोज देखेंगे मेरी कंपनी की, ये डिसाइड करने के लिए कि आप मुझे लोन देंगे या नहीं देंगे। तो आपने सपोज एक रेशियो मेरी कंपनी की देखी, इक्विटी रेशियो, जो कि एक अच्छी रेशियो थी, हायर अमाउंट इसमें आ रहा था मेरे पास, ठीक है। तो जब मेरी इक्विटी रेशियो हाई होती है तो वो आपके लिए, आप यानी कि जो आप थर्ड पार्टी मुझे लोन देना चाहती है, उसके लिए एक अच्छी बात है। क्यों, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती हूँ। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल एसेट्स 100 रुपीज है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की साइड है ये, और यहाँ पे मानते हैं 20 रुपीज ओनर्स का पैसा था और 80 रुपीज डिफरेंट, लेट सपोज 3 लोगों से, ए, बी और सी से लोन लिया था, डेट था ये। आज कंपनी में लॉसेस है और कंपनी अब बंद होना चाहती है, वाइंड अप हो रही है, ठीक है। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इस एसेट को बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, और इससे जितना भी पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितने जिन लोगों ने पैसा दिया है। तो लेट सपोज सेल करके इस 100 रुपए की एसेट्स को जब हम सेल किया, तो लेट सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज ही मिले। तो जो 60 रुपीज मुझे मिले हैं, अब मुझे यहाँ पे कितने लोगों का पैसा वापस करना है? 20 प्लस 80 का। तो आपको पता होगा ओनर्स का जो पैसा होता है वो सबसे लास्ट में पे किया जाता है, यानी कि जब सारी एसेट्स को बेचकर सारी लायबिलिटीज थर्ड पार्टीज की पे हो जाती है, उसके बाद अगर कुछ कंपनी के पास बचता है तो ओनर्स को पे किया जाता है, अदरवाइज पे नहीं किया जाता। इसीलिए ओनर्स का जो पैसा होता है जो कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ही रिस्की होता है, और रिस्की होने की वजह से ही आपको पता होगा कि उसमें रिटर्न भी ज्यादा होती है, क्योंकि ओनर्स जब ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा। उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अनदर डिस्कशन का टॉपिक है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे लास्ट में नंबर ओनर्स का आएगा, पहले किसका आएगा? आपके जो आउटसाइडर का पैसा लगा है उनका नंबर आएगा। तो 60 रुपीज अब ए बी और सी में बांटा जाएगा, और उसके लिए कोई एक रेशियो डिसाइड हो जाएगी कि किस रेशियो में ए बी और सी को पैसा मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरी चीज भी होती है, कई बार हमारे डिफरेंट एसेट्स में डिफरेंट जो हमारे पार्टीज होती है जिन्होंने हमें लोन दिया उनका चार्ज होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर एसेट में किसी एक पर्टिकुलर लेंडर का चार्ज है तो वो उस एसेट से जो पैसा रियलाइज होगा वो उस पर्टिकुलर लेंडर के पास चला जाएगा, बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें भी हम अभी नहीं जाएंगे, बस मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि ओनर की बारी सबसे लास्ट में आती है जब कंपनी वाइंड अप होता है। तो जब मैं आपके पास लोन लेने आई तो आपने देखा मेरी कंपनी के अंदर इक्विटी रेशियो हाई है, उससे आपने क्या डिसाइड किया? उससे आपने ये जज किया कि ठीक है, इस कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उसमें ज्यादा पैसा इक्विटी से फाइनेंस्ड है डेट के मुकाबले, और इक्विटी से ज्यादा फाइनेंस होने की वजह से आपको एक कंफर्ट लेवल मिला कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि इक्विटी वालों का नंबर आपके बाद आएगा। दूसरी चीज, इक्विटी में कोई भी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया जाता है, जबकि डेट पे कंपनी को एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे करना होता है। तो ये बात भी आपको एक कंफर्ट दिलाएगी कि ठीक है, कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से आपको आपकी फिक्स इनकम मिल जाएगी, क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज करने वाले लोग कंपनी के अंदर कम है। ज्यादा लोग कौन है? इक्विटी है, जिनको कंपनी फिक्स रिटर्न नहीं देती है। तो ये है इक्विटी रेशियो। इसी तरीके से आप डेट रेशियो भी निकाल सकते हैं। जैसे इक्विटी रेशियो बताती है एसेट्स कितनी इक्विटी से फाइनेंस्ड हुई है, डेट रेशियो बताएगी कि कितना एसेट्स कंपनी का डेट से यानी कि लोन से फाइनेंस हुआ है। इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो सारी एक ही चीज को बताती है कि कितना इक्विटी है कितना डेट है। तो इसमें भी देखिए, अगर ज्यादा एक से ज्यादा आपका रेशियो आता है तो वो थोड़ा सा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एसेट ज्यादातर उधार लिए हुए पैसे से क्रिएट की गई है, जिसमें कि आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना है और लोगों का पैसा भी चुकाना है। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की कंपनी के लिए हो सकता है अगर कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स अर्न नहीं किए तो। उसके बाद एक रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो है। ये आपको इक्विटी और डेट के बीच का रेशियो बताता है कि इक्विटी के मुकाबले डेट कितना है। एक डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 आइडियल मानी जाती है। उससे ज्यादा अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो एक रिस्की
सिनेरियो हो सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में ज्यादा डेट अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से अब आप कहेंगे कि अगर कोई कंपनी है जिसमें डेट ना हो, सिर्फ इक्विटी हो, वो तो बहुत अच्छी कंपनी होगी। ऐसा भी नहीं है। देखिए, इक्विटी और डेट का एक ऑप्टिमम मिक्सचर होना बहुत जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर डेट नहीं है तो अच्छी बात है, डेट होना भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। एक फाइनेंशियल लीवरेज एक कॉन्सेप्ट होता है जो डेट के होने से कंपनी को मिलता है, जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी अगर हमने उस चीज को डिस्कस किया तो हमारे रेशियोज का जो अभी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन हो जाएगा, तो हम इसलिए अभी अपने आप को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया डेट टू इक्विटी, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेट का होना भी जरूरी है और इक्विटी का होना भी जरूरी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको इक्विटी और डेट के रेशियो के बारे में बताएगा। उसके बाद हमारे पास डेट टू टोटल एसेट्स में से डेट कितना है। तो ये सारे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट हमने नाम देके कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज निकाली है, लेकिन सब में से आपको जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि हायर डेट नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर, तभी कोई लेंडर जो है थर्ड पार्टी आपको लोन देने में इंटरेस्टेड होगी। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग हम देखते हैं कि जितना हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला, फिक्स्ड इनकम वाले जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं उसका रेशियो निकालते हैं हम, जो हमारी नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला या नॉन फिक्स्ड इनकम वाले सोर्सेज ऑफ फंड्स है। तो आपको पता ही है फिक्स्ड वाले कौन से होते हैं। नॉन, सबसे पहले देखते हैं जिसको हमें फिक्स कुछ नहीं देना, वो कौन से होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा क्या होता है, अगर मैं बोलूं व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स होते हैं जो इक्विटी शेयर कैपिटल लोगों का, ओनर्स का जो इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ा है बैलेंस शीट के अंदर, और जो रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, कंपनी ने जो प्रॉफिट्स कमाए और डिविडेंड के तौर पर अपने ओनर्स को नहीं बांटा है, वो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में एक्यूमुलेट होता रहता है। और वो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी ओनर्स का ही पैसा है। अगर उनको डिविडेंड के तौर पे बांट दिया गया होता तो वो ओनर्स के पास होता, लेकिन क्योंकि कंपनी ने भी उसको डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटा है, अपने पास ही रखा है, लेकिन वो है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया। और अब हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम वाले कौन कौन से। देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनको भी हम एक फिक्स्ड डिविडेंड, हमको यानी कंपनी को फिक्स्ड डिविडेंड पे करना होता है। लेकिन कब पे करना होता है, अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट है तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करेगी। लेकिन एक चीज और है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में कि डिविडेंड भी एक्यूमुलेट होता रहता है, यानी कि जिस साल कंपनी के अंदर प्रॉफिट आएगा उस साल कंपनी सारे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पे कर देगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा तो उसे डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है कि आपको मिनिमम इतना पैसा दिया जाएगा, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि प्रॉफिट होगा तो आपको हम इतना डिविडेंड दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम एक फिक्स इनकम देते हैं, डिबेंचर्स को तो देते ही हैं एक फिक्स इंटरेस्ट, और कोई और हमने बैंक से लोन लिया है या कहीं और से हमने पैसा लिया है तो उसमें भी हमें एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है। तो आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर से और किसी प्रकार का अगर बोरोड फंड है वो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड आ जाएगा। तो ये रेशियो हमें क्या बताएगा कि फिक्स इंटरेस्ट और नॉन फिक्स इंटरेस्ट वालों का हमारी फर्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रेशियो है, कि कितने सोर्सेज ऑफ फंड्स ऐसे हैं कंपनी ने जुटाए हैं जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स चार्जेस पे करने हैं, और कितने सोर्सेज ऑफ फंड्स ऐसे कंपनी ने जुटाए हैं जिसके ऊपर कंपनी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो हाई रेशियो अगर आएगा तो ऑब्वियसली फिर से सेम रिजल्ट आएगा। अगर हाई रेशियो तो यानी रिस्की है थोड़ा सा। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो यानी कि ओनर का फंड कितना है टोटल एसेट में। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे रेशियोज जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज देख रहे हैं वो बेसिकली हमें इक्विटी और डेट के एक कॉम्बिनेशन के बारे में बता रहे हैं। प्रोप्राइटर रेशियो में ऊपर आपके पास प्रोप्राइटरी फंड्स आ जाएंगे। मैंने को बताया प्रोप्राइटर के फंड्स में इक्विटी शेयर्स भी आता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, और डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएगा। इसमें अगर हाई रेशियो आएगा तो इसका क्या मतलब होगा, यानी कि ओनर्स का फंड ज्यादा है तो कम रिस्की होता है। अब हम अपनी कवरेज रेशियोज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कवरेज रेशियो में हमारे पास पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आप नाम से समझ सकते हैं कि आपको देखना है कि आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट पे करने की क्या कैपेसिटी है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, आपकी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट पे करने की कितनी कैपेसिटी है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए,
मान लेते हैं आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और बैंक ने कहा है कि आपको पर मंथ पे करना है, पर मंथ नहीं पर एनम पे करना है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। तो आपको 1 लाख रुपया पे करना है पर मंथ, ठीक है, प्लस बैंक ने कहा है कि आप मुझे 10 सालों के लिए लोन है, हर साल 1 लाख रुपए मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करेंगे, ठीक है। तो जब आप किसी बैंक से किसी और से लोन लेते हैं तो आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करना होता है, प्लस उसका जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो भी रिपे करना होता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या कैपेसिटी है कि वो अपना प्रॉपरली इंटरेस्ट पे करे। तो इंटरेस्ट कैसे पे होता है, एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, इसको रेवेन्यू हुआ है 100 रुपीज का, इसके बाद इसके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेट सपोज 20 रुपीज के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, सैलरी पे करना, परचेजेस करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर बिल पे करना, ठीक है, ये सारे जो आपको बिजनेस रनिंग के एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आपने अपने जो भी आप गुड्स बनाते हैं बेचा, 100 रुपीज उससे कमाया, 20 रुपए साल में उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चले गए, तो यहाँ पे एक आपका प्रॉफिट आया, ठीक है। इसको हम अर्निंग भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट या अर्निंग। ये अर्निंग क्या है, बिफोर, इसमें भी क्या क्या आपने माइनस नहीं करा है, इंटरेस्ट माइनस नहीं करा है, जो भी हमको पे करना है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स भी पे नहीं करा है, और कोई अगर डिविडेंड पे करना है प्रेफरेंस डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, तो वो भी पे नहीं किया है। तो ये आपका होता है प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये आपके पास आया, कितना आया आपके पास, 80 रुपीज आया। अब अगली बारी किसकी आएगी पे करने की, अगला आपसे कौन पैसा मांगने आएगा। मान लो आपने सारे एम्प्लॉइज को पे कर दिया, सारे जिनसे गुड्स खरीदे था उनको पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ पे कर दिया, 80 रुपए आपके पास फ्री बचे हैं। अब आपकी कंपनी को नेक्स्ट किसका पैसा वापस करना है, इंटरेस्ट वालों का पैसा वापस करना है, जिससे आपने लोन लिया है। उन्होंने आपसे क्या कहा है, उन्होंने कहा प्रॉफिट और लॉस हमें कुछ नहीं पता, हमें हर मंथ इतना, हर साल हमें इतना पैसा इंटरेस्ट के तौर पे मिलना है। तो लेट सपोज 10 रुपए इसमें से इंटरेस्ट का माइनस होना है जो आपने अपने लेंडर्स को पे करना है, तो 70 बचेगा। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी आप पे आपका क्या बचा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड बोल सकते हैं, 70 रुपीज बचा है। अब 70 रुपीज में से अगला कौन आपसे मांगने पैसा आएगा, गवर्नमेंट मांगने आएगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ठीक है अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट नहीं अर्न करा इट्स ओके, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने प्रॉफिट अर्न करा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेट सपोज इसमें से 20 रुपए सरकार टैक्स लेके चली गई, फिर बचा आपके पास 50 रुपए, जिसमें से मान लेते हैं 10 रुपए आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है, फिर बचेगा 40। ये जो 40 बचेगा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। अब ये कंपनी की कॉल होगी कि वो इस 40 रुपए को एज अ डिविडेंड इसी साल बांट देगा, ये एक्यूमुलेट करके अपने रिजर्व एंड सरप्लस में ले जाएगा, हमें उसमें अभी नहीं जाना है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट। अब मुझे बता सकते हैं कि इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास कितने पैसे बचे थे, यहाँ देखिए 80 रुपए, 80 रुपए थे जो कंपनी के पास बचे थे इंटरेस्ट पे करने के लिए। इसी में से तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, इस 80 रुपए में से, और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो वापस से अपने फॉर्मूले में चलते हैं, यहां देखिए, तो हमारा न्यूमरेटर क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा है अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इसको दूसरे तरीके से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इतना नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी के पास पैसा है अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरा ईवीआईटी अगर 100 आता है मान लेते हैं, और मुझे इंटरेस्ट पे करना है 10, यानी कि इस कंपनी के पास 10 गुना क्षमता है अपने इंटरेस्ट को पे करने की, ठीक है। तो 10 टाइम्स की कैपेसिटी है अपने इंटरेस्ट को पे करने की इस कंपनी के पास। तो जितना ज्यादा ये रेशियो होगा उतना अच्छा है। इससे क्या पता चलता है कि कल को अगर मान लो थोड़ा सा हमारा रेवेन्यू ऊपर नीचे हो भी जाता है तो कंपनी फिर भी कैपेबल लगती है कि हमारा इंटरेस्ट हमको आसानी से पे कर लेगी। ये है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरा है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं करना होता कंपनी को उसके साथ साथ प्रिंसिपल के जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट वो भी पे करना होता है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हमने सिर्फ इंटरेस्ट को नहीं लिया, इंस्टॉलमेंट्स को भी ले लिया है। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या रखना है, किस चीज को हमें कवर करना है,
न्यूमरेटर में क्या रखना है कि हमारे पास क्या चीज है जिससे हमें उसको कवर करने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। अब क्या अर्निंग अवेलेबल है डेट सर्विसेज के लिए वो हमें देखना है। आपने कहा था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है जिससे आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। क्या इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि मैं प्रिंसिपल का पैसा चुका देता हूं उसके बाद मैं टैक्स पे करूंगा? ऐसा आप नहीं बोल सकते, आपको इसके बाद मैंडेटरली टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, टैक्स देना होता है, उसके बाद आप प्रिंसिपल का पैसा जैसे तैसे आपको चुकाना है वो आप चुकाइए। लेकिन इंटरेस्ट के बाद सरकार कहती है आप मुझे मेरा टैक्स पे करिए। यानी कि जब इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से आप इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है, और जब इसमें से आप टैक्स भी माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो प्रिंसिपल चुकाने के लिए, प्रिंसिपल का पैसा चुकाने के लिए आपके पास क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो आप क्या रखेंगे न्यूमरेटर में, एक तो अर्निंग आफ्टर टैक्स रख लेंगे, लेकिन हम सिर्फ इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहे, इंटरेस्ट की बात भी कर रहे हैं। तो इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट, राइट। अब आपके पास जो बचा था अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट हटा चुके हैं, इसको वापस से ऐड करिए, तभी तो पता चलेगा इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना पैसा है। तो इट इज दिस मच सिंपल। बस आपको न्यूमरेटर में क्या रखना है, जो कि आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है उसमें आप ऐड कर लीजिए अपना इंटरेस्ट, तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, राइट। और एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, या फिर आपने कोई एसेट सेल करी उसके ऊपर लॉस हो गया, जो अकाउंटिंग एंट्री है, एक्चुअल में कुछ कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, बस आपने एक जनरल एंट्री पास करी थी जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। ठीक है, बट एक्चुअली में आपका प्रॉफिट ऐसे कैश के टर्म्स में बात करूं तो कम नहीं हुआ है, तो आप उसको दोबारा से बढ़ा दीजिए अपने प्रॉफिट को, तो आपके पास एक्चुअल पैसा पता चल जाएगा कितना है अपने डेट को सर्विस करने के लिए। तो आई होप ये रेशियो भी आपको समझ में आ गई होगी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके बाद मैंने आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताया है। सिमिलरली आप प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो को भी देख सकते हैं। आपको किस चीज को कवर करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जो लायबिलिटी है उसको आप डिनोमिनेटर में रख लीजिए, और इसको कवर करने के लिए आपके पास क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको अगर एग्जांपल में याद हो तो मैंने भी आपको बताया था कि पहले आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो बचता है उसको आप पे करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, और उसके बाद जो बचता है लास्ट में वो होता है शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स का, इक्विटी वालों का। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास क्या होता है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देख लेते हैं फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो। तो ये बेसिकली आपने जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ा था उसके तरह ही है, उसी की तरह हम एक बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने फॉर्मूले को अलग तरीके से डिराइव किया है। मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से डिराइव किया है। तो हमारे पास देखिए जो अर्निंग, हमें पहले बताओ कवर क्या करना है, इंटरेस्ट और जो भी हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट है उसे कवर करना है। न्यूमरेटर में मैंने क्या लिया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। व्हाई बिफोर इंटरेस्ट, ऊपर बिफोर इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट मुझे भी कवर करना है। डेप्रिसिएशन मैंने क्यों ऐड कर लिया, जैसे मैंने पता है नॉन कैश एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर लिया है। बाकी तो आपको सब समझ में आ गया, EBIT प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस रिपेमेंट ऑफ लोन भी समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे यहाँ पे इसको 1 माइनस टैक्स रेट से हमने डिवाइड क्यों करा है, तो इसका कारण ये है क्योंकि हमने ऊपर जो है ना अभी टैक्स का अमाउंट माइनस नहीं करा हुआ, माइनस आएगा ये, तो टैक्स का अमाउंट अभी मैंने माइनस नहीं करा हुआ। ठीक है, इसीलिए न्यूमरेटर मेरा इन्फ्लेटेड है टैक्स के अमाउंट से। एक्चुअल में देखा जाए इंटरेस्ट तो ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए मेरे को अभी मैंने आपसे बताया था टैक्स हटा के पैसा देखना होता है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में टैक्स नहीं हटाया हुआ है, तो उसको इफेक्ट देने के लिए मैंने क्या करा कि जो मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट मैं रिपे कर रही हूँ उसको ग्रॉस कर दिया टैक्स से। यानी कि अगर लेट सपोज मेरे को 100 रुपए का लोन पे रिपेमेंट करना है प्रिंसिपल अमाउंट, और मेरा 30 रुपए का 30% टैक्स रेट है, तो इसको 70% से मैं कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ग्रॉस होके 100 से ज्यादा का अमाउंट आ जाएगा। मुझे पता नहीं कितना आएगा, लेट सपोज 120 आ जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा, डिनोमिनेटर से बढ़ने से ऑब्वियसली आपका जो ये रेशियो है ये नीचे हो जाएगा, कम आएगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर अभी टैक्स अमाउंट से बढ़ा हुआ है। उसी चीज को इफेक्ट देने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को टैक्स से घटा दिया है। तो आई होप फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो भी आपको समझ में आया है। तो इसी के साथ हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पूरी हमने कवर कर ली है। इसको हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे और भी फाइनेंशियल रेशियोज के साथ। थैंक यू।